ओके गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मैथ क्लास 7 एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को। हम लोगों ने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के सॉल्यूशन के ऊपर बात किया था और उसके सॉल्यूशन को बहुत ही प्यार से समझा था कि किस तरीके से सॉल्व किए गए थे इन क्वेश्चंस को। तो अगर वो वीडियो तुमने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तुम डायरेक्ट वहां से भी जाकर देख सकते हो या फिर तुम चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट के थ्रू भी देख सकते हो। अगर देखो एनसीईआरटी बनाते हो बहुत बड़ी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम केवल इस पर डिपेंडेंट हो तो ये सही नहीं है। तुम साइड बुक के तौर पे आर एस अग्रवाल को बना सकते हो, वो बहुत ही अच्छा लेवल का बुक है और तुम्हारे बेस को भी बहुत ही अच्छे से मजबूत करेगा। अगर आर एस अग्रवाल बुक में से कोई भी क्वेश्चन तुम्हें डाउट लगे तो तुम्हें चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस जो है मिल जाएंगे। पार्टिकुलर जो भी प्लेलिस्ट है वो सारे चैप्टर्स के बेसिस पे होंगे, तो जिस भी चैप्टर में जिस भी क्वेश्चन में तुम्हें डाउट हो तो उस वीडियो को जाकर तुम देख सकते हो। ठीक है, तो आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर पी क्यू जो है हमारा पैरेलल लाइंस है, और ये लाइन और ये लाइन देखो, ये जो 11 की तरह लिखा जाता है ये पैरेलल लाइंस का रिप्रेजेंटिंग लाइन होता है। ठीक है, और पैरेलल लाइन मतलब इस तरीके से अगर हम लोग 11 लिख दिए, वो बेसिकली 11 नहीं होता है। 11 तुम क्या किस तरीके से लिखते हो, इस तरीके से लिखते हो, लेकिन 11 जो है ये थोड़ा सा बड़ा लाइन होता है और ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। समझ में आया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है कि एडजॉइनिंग फिगर, ये जो फिगर तुम देख रहे हो इसमें पी और क्यू जो लाइन है वो पैरेलल दिया हुआ है। फाइंड द अननोन एंगल्स, यहाँ पे ई एफ ए बी सी डी जो एंगल दिए हुए हैं वो हमें पता नहीं है कि कितना मेजरमेंट का होगा, केवल ये वैल्यू हमें दे दिया कि 125 डिग्री जो है हमें यहाँ पे मालूम चल गया। अब पूछा जा रहा है कि जो भी तुम्हें ए बी सी डी ये दिया गया है एंगल्स, उनका मेजरमेंट तुम्हें बताना है कि कितना कितना का होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे बच्चे का मेरे पास कमेंट आ रहा था कि सर बन ही नहीं रहा है, थोड़ा सा इसके ऊपर वीडियो बना दीजिए। तो आओ आज का वीडियो तुम्हारे लिए ही है, देखो किस तरीके से सॉल्व करोगे। बहुत ही आसान है, केवल तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये सोच भी मत लेना कि तुम बना पाओगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो तुम्हें इंट्रोडक्शन वीडियो देख के ही इन सारी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन देखना चाहिए। फिर भी अगर नहीं देखे हो तो एक बार मैं यहाँ के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो मैं तुम्हें समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे ये दोनों लाइन तुम्हारा पैरेलल है, तो जब भी दो लाइन पैरेलल होगा उस केस में तुम्हारा ये, जैसे यहाँ पे अगर तुम वर्टिकली, यहाँ पे वर्टिकली है तो इसमें तुम्हें कुछ क्लियर नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने एक ट्रांसवर्सल लाइन भी ले लिया जो कि तुम्हारा ये वाला लाइन इसमें दर्शा रहा है। ठीक है, अब इसी लाइन को हम लोग इसको वर्टिकली अपोजिट से करके चेंज हम लोगों ने हॉरिजॉन्टली अपोजिट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से देखो, अब देखो ये वाला लाइन में तुम्हें दिख रहा है कि पहला जो ये एंगल है ये हमें 125 डिग्री के इक्वल दिया हुआ है, और ये एंगल हमें मालूम है ई के इक्वल, और ये वैल्यू हमें ए के इक्वल दिया हुआ है। सबसे पहले अगर तुम इस फिगर में देखोगे तो ये दोनों जो है हमारा बिल्कुल अपोजिट में है, तो ये दोनों इक्वल एंगल्स के मेजरमेंट होंगे और दोनों जो वैल्यू होगा वो इक्वल होने के साथ साथ उसमें जो तुम देख रहे हो प्रॉपर्टी दोनों का सेम है, तो इसे हम लोग हॉरिजॉन्टली भी वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल कर देंगे। समझ में आया। वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल करने से पहले हमें एक एंगल का मेजरमेंट मालूम होना चाहिए, तब दोनों का जो वैल्यू होगा वो सेम होगा। तो देखो किस तरीके से निकालेंगे। जैसे इस केस में हम लोग केवल इस फिगर को समझने के लिए यहाँ देखो ये वैल्यू हमें 125 डिग्री दिया हुआ है और ये वैल्यू हमें ई दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम लोग ई का निकालेंगे तो हम लोग बोल देंगे कि एफ डी उसी के इक्वल होगा। तो चलो जरा इसे निकालते हैं। देखो यहाँ पे हमें एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिल रहा है, उसके ऊपर दो एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पहला दूसरा एंगल कितने का होगा, दोनों का जो सम आएगा वो तुम्हारा कितने के इक्वल आएगा, 180 डिग्री के इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन तुम जानते हो 180 डिग्री का मेजरमेंट लिए हुए रहता है। तो आओ जरा इसे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे अगर तुम 100 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेना तो 125 डिग्री प्लस में अगर ई कर दोगे तो ये वैल्यू तुम्हारा 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा, और 180 डिग्री के इक्वल कर दिए तो ई का जो मेजरमेंट है वो अगर तुम 180 डिग्री में से 125 डिग्री को घटा दोगे तो तुम्हारा जो वैल्यू है ई का वो निकल जाएगा। तो जो देखो यहाँ पे 0 में से 5 तो घटेगा नहीं, तो ये इधर से कैरी किया तो 10 बन गया, 10 में से 5, ये वैल्यू 7 बच गया, 7 में से 2 गया तो कितना बचा 5। तो यहाँ पे अब हम लोग 5 लिख लिए, ये 1 में से 1 गया 0 हो गया। अब ये वैल्यू तुम्हें ई का जो देखने को मिल रहा है वो तुम्हें 55 डिग्री देखने को मिल रहा होगा। अब ये जो 55 डिग्री तुम देख रहे हो इस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो एंगल ई है उसके इक्वल हो जाएगा हमारा। तो ई एंगल हमें मालूम चल गया 55 डिग्री, और यही एंगल हमें इक्वल भी किसके दिया गया है, एफ एंगल के भी इक्वल दिया गया है। अगर तुम इसका कारण लिखना चाहो तो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी लिख सकते हो। ठीक है, इसके कारण में अब तुम्हें ई और एफ तो मालूम चल गया एंगल, इसमें अब तो तुम्हें कोई डाउट नहीं है कि इन दोनों का मेजरमेंट कितना होगा। अब इन दोनों को छोड़ो, अब ये जो 4 एंगल बचे हैं उन्हें समझो। अब इन चारों को भी तुम देखो तो ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल बिल्कुल वर्टिकली अपोजिट है, तो ये दोनों का भी मेजरमेंट जो है सेम होगा। तो पहले एक का मेजरमेंट निकाल लेंगे तो ऑटोमेटिक तीनों का निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखो यहाँ पे। अब अगर तुम चाहो
तो मैं तुम्हें बता दूं कि जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल का प्रॉपर्टी है उससे तुम्हारा ये जो वैल्यू 125 डिग्री है ये तुम्हारा डी को इक्वल कर देगा। अभी ये वर्टिकली में तुम्हें लाइंस दिए गए हैं तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा होगा। यहाँ पे देखो किस तरीके से हो रहा है। यहाँ पे मैं एक लाइन लेकर समझा देता हूँ। जैसे इस केस में हम लोग एक वर्टिकली से हटाकर हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिए। यहाँ पे ये दोनों लाइन मान लो पैरेलल है और यहाँ से हम लोगों ने एक वर्टिकल लाइन खींच दिया। अब ज़्यादा कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। देखो क्या कॉन्सेप्ट है तुम्हारा कि अगर हमें कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहना है किसी लाइन को कि इक्वल है तो उस केस में क्या होना चाहिए। अगर ये एंगल हमें मालूम है तो ये एंगल भी हमारा इक्वल हो जाएगा। देखो ये हमारा पैरेलल दोनों लाइन है। पैरेलल दोनों लाइन के ऊपर सेम ट्रांसवर्सल लाइन के साइड में बनने वाले दो एंगल जो है उन दोनों को का मेजरमेंट हमें इक्वल मालूम चलता है। किस प्रॉपर्टी से? तो कोरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी से। कोरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी जो होता है वो हमारा बताता है कि अगर दो एंगल हैं जो पैरेलल लाइन के ऊपर बन रहे हैं और ट्रांसवर्सल लाइन से जस्ट बगल में बन रहे हैं तो वो सारे एंगल हमारा इक्वल होंगे। सेम केस अगर अदर साइड में भी पड़ रहा है यानी इस साइड में भी दोनों एंगल ये और ये बन रहे हैं तो ये भी हमारा इक्वल होगा। अब क्या यही दो एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे? तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। देखो जिस तरीके से ये तुमने देखा कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो तुम्हारा पैरेलल लाइंस के ऊपर बन रहे हैं, सेम केस पैरेलल लाइन के नीचे भी बनेगा। ये एंगल और ये एंगल जो देख रहे हो ये और ये एंगल के कोरस्पॉन्ड रिस्पेक्टिवली इक्वल होगा। यानी ये वाला वैल्यू इसके इक्वल आएगा और ये वाला वैल्यू तुम्हारा इसके इक्वल आएगा। एक बार चेक कर लो। देखो यहाँ पे अगर तुम्हें मैंने जिस तरीके से डेफिनेशन सुनाया उसके अनुसार समझो। कहा गया था कि पैरेलल लाइंस के ऊपर बनने वाले, तो इस केस में नीचे बनने वाले एंगल ये और ये हैं, ये और ये हैं। तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड मतलब इस साइड में अब यही दोनों बन रहे हैं तो ये दोनों का मेजरमेंट सेम होगा। तो इस केस में हमें क्या दिया गया था? हमें बताया गया था कि ये जो वैल्यू हमें दिया हुआ है यहाँ पे, इसे हम लोग कैंसिल आउट कर दिए। अब देखो यहाँ पे हमें मेजरमेंट मान लो 125 डिग्री दिया हुआ है जो कि तुम्हारा ये लाइन वर्टिकली दिया हुआ है उसके अनुसार। अगर तुम इसमें क्लियरली व्यू नहीं कर पा रहे होगे तो इसी फिगर को मैं जस्ट इसे थोड़ा सा जो है हॉरिजॉन्टल लुक दे रहा हूँ। अब तुम्हें क्लियर व्यू आएगा लेकिन इसमें थोड़ा सा वर्ड जो है तुम्हें इसमें क्या हो जाएगा कि वर्ड जो है उल्टा दिखेगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। केवल फिगर तुम्हें मैं समझाने के लिए इस तरीके से कर रहा हूँ। अब देखो ये फिगर जो है तुम्हारा बिल्कुल इस तरीके का फिगर तुम्हारा बन गया जिस तरीके से मैंने समझा रहा था इस वीडियो में ये वाला। तो यही केस जो है, अब देखो ये वाला एंगल तुम्हें मैंने यहाँ पे बता दिया और यही एंगल जो है डी के भी इक्वल आ जाएगा। क्यों? ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में है और पैरेलल लाइन के ऊपर बन रहा है तो डी एंगल तुम्हें मालूम चल गया 125 डिग्री के इक्वल। सेम केस से तुम लीनियर पेयर से ये वाला वैल्यू जो है इक्वल कर दोगे और या फिर कह सकते हो कि स्ट्रेट एंगल पे बनने वाला एंगल जो है हमारा 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ से तुम्हें मालूम चल गया कि D इज इक्वल टू 125 डिग्री है और यहाँ कारण लिख दोगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल लिख देने के बाद अब देखो अब तो D मालूम चल गया। अब D प्लस ये जो वैल्यू है वो तुम करोगे तो ये वैल्यू तुम्हारा 180 डिग्री के इक्वल आएगा। यहाँ पे दो कारण दे सकते हो, एक तो लीनियर पेयर का कारण दे सकते हो। अगर तुमने मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से समझा रखा है ये सारे कॉन्सेप्ट को। फिर भी अगर ये नहीं लीनियर पेयर वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो यहाँ पे तुम स्ट्रेट लाइन वाला भी दे सकते हो कारण। स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल्स जो हैं वो हमारा क्या कहलाते हैं कि वो एंगल जो है 180 डिग्री का मेजरमेंट लिए हुए रहते हैं। ठीक है, तो तुमने D और A का मेजरमेंट 180 डिग्री के इक्वल प्रूव कर दिया। अब देखो यहाँ पे अब D तुम्हें 125 डिग्री के इक्वल दिया हुआ है, यहाँ पे 125 डिग्री लिख लिया हम लोगों ने ये वैल्यू और ये वैल्यू ऐड की है A से तो ये वैल्यू हमें 180 डिग्री देखने को मिल रहा है। A इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में 125 डिग्री। ये हमारा कितना निकल कर आ गया? 10 में से 5 गया तो 5, ये वैल्यू 7 बचेगा, 7 में से 2 गया तो 5। अब देखो ये वैल्यू A जो है वो तुम्हारा 55 डिग्री के इक्वल आ गया। तो ये वैल्यू A जो है तुम्हें अगर तुम्हें 55 डिग्री के इक्वल मालूम चल गया तो इसी के अपोजिट है C एंगल, तो C भी तुम्हारा 55 डिग्री के इक्वल आ गया। और D तुम्हें मालूम चला था कि 125 डिग्री के इक्वल है तो ये वैल्यू तुम्हें मालूम चल जाएगा कितना के इक्वल? B भी तुम्हें 125 डिग्री के इक्वल मालूम चल जाएगा। कारण क्या लिखोगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये सभी छोड़ो और देखो मैं सीधा डायरेक्ट कुछ भी तुम्हें नहीं बताऊंगा और तुम फिर भी तुम सारे के सारे आंसर को लिख पाओगे। कैसे लिख पाओगे? देखो कॉन्सेप्ट समझो। यहाँ पे मैंने तुम्हें वर्टिकली अपोजिट वाला केस समझाया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखो ये वैल्यू तुम्हें और ये वैल्यू तुम्हारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएगा तो ये तुम्हारा D के इक्वल आ गया ये वैल्यू और D जो है तुम्हारे B के साथ इक्वल एंगल फॉर्म करेगा वर्टिकली अपोजिट से, तो B वाला भी 125 डिग्री का मेजरमेंट का हो गया। अब देखो ये दोनों वैल्यू जो है ये तुम्हारा कितना का बना रहा है एंगल? 180 डिग्री का। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट एंगल पे है। ठीक है, तो स्ट्रेट एंगल पे ये हम लोग जो जितना वैल्यू आया था 125 डिग्री 180 डिग्री में से घटा देंगे तो ये वैल्यू तुम्हें 55 डिग्री मालूम चल जाएगा। सेम ये वाला वैल्यू हमारा इक्वल आ जाएगा। अब ये वाला वैल्यू इक्वल आया तो यहाँ देखो ये हमारा अल्टरनेट इंटीरियर फॉर्म कर रहा है। ये अल्टरनेट इंटीरियर के फॉर्म में मैंने
मैंने बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि जेड बनेगा एंगल और जो कोना पर बनता है एंगल वो दोनों इक्वल होता है। तो इस केस में ए जितना मेजरमेंट का होगा वो एफ भी होगा, और एफ जितना मेजरमेंट का होगा वो ई के मेजरमेंट के इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट से। तो ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, सारे क्वेश्चन को बहुत ही प्यार से कवर करा दिया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारे सामने ये रहा। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें इसमें जो जो फिगर दिया हुआ है तुम्हें यहाँ पे, उसमें से एक्स का वैल्यू हमें बता देना है अगर एल और एम लाइन जो है पैरेलल है। तो मैंने तुम्हें 3 नंबर में जितने भी कॉन्सेप्ट था उसे मैंने क्लियर करा दिया है, उस अनुसार से ये बहुत ही ज़्यादा आसानी से बन जाएगा। देखो यहाँ पे ये वैल्यू तो तुम जानते हो, ये तुम्हें गिवन है, तो 110 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने जिस तरीके से कोरस्पॉन्डिंग एंगल बताया था, कोरस्पॉन्डिंग एंगल में मैंने बताया था कि पैरेलल लाइंस के अपर बनने वाला एंगल और ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड बनने वाले एंगल्स जो होंगे वो दोनों इक्वल मेजरमेंट का होगा। तो ये जितना है उतना ही मेजरमेंट का ये वैल्यू हो जाएगा। तो एक्स के इधर वाला वैल्यू तुम्हें अगर 110 डिग्री का मेजरमेंट मालूम चल गया, तो ये जो है एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन को 180 डिग्री बनाता है। तो ये वैल्यू जो है 180 डिग्री में से हम लोग अगर 110 डिग्री को घटा देंगे तो जो वैल्यू तुम्हें चाहिए वो मिल गया, और यही तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा 70 डिग्री के इक्वल, और यही तुम्हारा इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। एक बार और समझो, इसे मैं लिख कर दिखा देता हूँ। ये वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगा, तो ये तुम्हें जो है अब देखो यहाँ पे ये वैल्यू और ये वैल्यू तुम ऐड करोगे तो 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। तो 110 प्लस एक्स इज इक्वल टू 110 डिग्री। अब यहाँ पे तुम लिखोगे स्ट्रेट और लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन लिख लोगे तो ये प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगा। x इज इक्वल टू 180 डिग्री में से 110 डिग्री को घटा दोगे तो यहाँ पे तुम्हें मालूम चलेगा कि x का जो वैल्यू निकल कर आ रहा है वो 70 डिग्री के इक्वल निकल कर आ जा रहा है। कितना डिग्री के? 70 डिग्री के। ये तो हो गया पहला का आंसर। अब देखो दूसरा का आंसर किस तरीके से निकालोगे, बहुत ही ज़्यादा आसान है, समझने की देरी है बस। देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें हमें क्या बोला जा रहा है, x का वैल्यू निकालने के लिए अगर मैं तुम्हें सीधा कहूँ कि ये वैल्यू 100 के इक्वल होगा तो तुम थोड़ा सा ये हो जाओगे कि कैसे आ गया, ये समझ में नहीं आया, दिस दैट। तो पहले समझ जाओ, कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम देखो जिस तरीके से इस केस में ये वाला एंगल और ये एंगल तुम्हारा कोरस्पॉन्डिंग से इक्वल हो रहा था, उसी तरीके से ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस एल और एम बोला गया है ना, हमें पैरेलली दिया गया है। तो इस केस में ये जो फिगर तुम देख रहे हो ये तुम्हें वर्टिकल दिया हुआ है। अगर तुम इसे हॉरिजॉन्टल बना लोगे तो तुम्हें कुछ इस प्रकार का व्यू देखने को मिलेगा, और यहाँ पे इस तरीके से तुम्हें काटा गया है। तो ये एंगल मान लेते हैं हमारा 110 डिग्री 100 के इक्वल दिया गया है, और यह एंगल हमें बताना है कि कितना होगा। तो ये यहाँ पे और यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि पैरेलल लाइन के ऊपर बन रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में बन रहा है, यानी ये दोनों एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल से हमारा इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से भी तुम आंसर दे सकते हो कि ये वैल्यू तुम्हारा 100 के इक्वल आएगा। अगर अभी भी नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, देखो यहाँ पे ये वैल्यू 80 डिग्री दिया हुआ है, इसका कोई ना कोई काम तो होगा सर। तो देखो अगर ये हमारा 180 डिग्री दिया हुआ है तो ये मान लेते हैं कि ये जो वैल्यू है हमारा, ये हमारा इस केस में जो है ये क्या कर सकते हैं हम लोग, इस एंगल को हम लोग कर देते हैं इसके इक्वल, ठीक है। ये वाला एंगल हमारा ये इसके एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल बना लेगा। तो यहाँ पे देखो ये दोनों वैल्यू तो हमारा 180, या फिर समझो ये वैल्यू जो है तुम्हारा स्ट्रेट लाइन बना रहा था, समझ में आया। तो ये वैल्यू जो है ये 100 डिग्री है, तो जब ये वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो 180 में से 100 को घटा देंगे तो हमारा 80 डिग्री देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो को इंटीरियर एंगल का निकल कर आ रहा है, यानी सेम एंगल और ट्रांसवर्सल लाइन के साइड में, सेम साइड में सेम एंगल, सेम इंटीरियर एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल के साइड में, तो उस एंगल में बनने वाले एंगल जो है सप्लीमेंट्री एंगल्स बनते हैं। तो इस केस में अगर तुम देखो तो ये एंगल दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। तो ये तुम निकाल लिए 80 डिग्री लिख लिया, प्लस में एक्स करोगे ये वैल्यू हमारा 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स का जो वैल्यू है वो 180 डिग्री में से 80 डिग्री को घटा देने के बाद मिलेगा। तो यहाँ पे हमें मालूम चल रहा है कि ये वैल्यू हमारा 100 डिग्री है। तो इस तरीके से तुमने एक्स का वैल्यू निकाल लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। अब देखो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने 1, 3 और 4 को सॉल्व करने के बाद की थे, तो अगली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 5 और 6 के क्वेश्चन को। तो उनका भी वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, तब तक के लिए